तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस प्यारे से चैनल केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया में। और आप देख रहे हैं पार्ट 5 जिसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो अभी तक आपने पार्ट 4A पार्ट 4B देख लिया होगा, उसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स डिस्कस किया था। आइए शुरू करते हैं। फिनॉल्स में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। देखो, जैसे आज इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हेलोजिनेशन करेंगे, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कपलिंग रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन, यूजेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, रीमर टीमन रिएक्शन, उस पर कुछ डिटेल्स, कंडेंसेशन विथ हेलिक एनहाइड्राइड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, और यहां पे हमारी वीडियो एंड होगी। तो अगर आप इन टॉपिक्स के पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे, और वरना आपकी मर्जी, है ना। तो शुरू करते हैं भैया। हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है कि जब आपने फिनॉल की ब्रोमिनेशन करवाई, तो ब्रोमिनेशन आप दो तरीके से यहां पे करवा रहे हो, दो कंडीशंस में करवा रहे हो। एक है जब आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमने यहाँ पे पानी लिया, और एक तब जब आप CH2 या CCl4 ले रहे हैं। ये क्या है? ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट लेने पर, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, पोलर सॉल्वेंट लेने पर आपके ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो यानी कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। और वहीं अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हमें एक बार या तो ऑर्थो पे ले लो या पैरा पे ले लो। और पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस यानी कि रिपल्जन ज्यादा होता है। तो बच्चों, पहले वाले केस में जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम याद करना जरूरी है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये वाइड पीपीटी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाई इट हैपेंस। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं फिनॉल का इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट, वी आर गेटिंग द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो तीनों में एक साथ एक समय पे लग रहा है। और फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम वही ब्रोमीन को जब नॉन पोलर सॉल्वेंट पे ऐड कर रहे हैं तो हमें एक बार पहले ऑर्थो पे मिलता है, फिर पैरा पे मिलता है, और पैरा वाला मेजर होता है। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि फिनॉल के अंदर टूटने की क्षमता है, आयनाइज होने की क्षमता है। जब ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो फिनॉल खुद ब खुद H+ दे देगा। इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये H+ दे देगा। तो बच्चों आपके पास ये बचेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोल देंगे बेटा? फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब O पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर को डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे आ जाएगी। OH से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि O के पास OH में सिर्फ 2 लोन पेयर हैं, और अगर फिनॉक्साइड की बात करें तो 3 लोन पेयर हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो कहा यह जाता है कि OH और O- दोनों ही बेंजीन को रिंग एक्टिवेट करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट दोनों करते हैं, लेकिन ज्यादा फिनॉक्साइड करता है। अब वो चूंकि ज्यादा करता है कंपैरेटिवली OH के, तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन एक समय पे एक साथ तीनों ब्रोमीन लग सकते हैं आराम से। लेकिन वही नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या फिनॉल टूटेगा? नहीं टूटेगा। फिनॉल फिनॉल ही रहेगा, इसका आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में टूटता है, पोलर वाली चीज नॉन पोलर में कैसे टूट सकती है? तो जब ये टूटेगी नहीं तो यहां फिनॉल फिनॉल ही रहेगा, और जब फिनॉल फिनॉल ही रहेगा तो ये ज्यादा रिंग एक्टिवेट तो कर नहीं पाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाएगा। जो अभी तक हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है तो एक बार ऑर्थो पे लगता है और एक बार पैरा पे लगता है, और पैरा वाला मेजर होता है। बात समझ में आती है? अब ये बेटा क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा सकता है
कि व्हाई इट हैपेंस, मतलब जो मैंने आपको समझाया उसको अंग्रेजी में समझाने को आ जाए तो बेटा ये रहे कुछ वैलिड पॉइंट्स। इन aqueous solution, phenol ionizes to form phenoxide ion. Due to the presence of the negative charge, the oxygen of the phenoxide ion donates electron to the benzene ring to the large extent. As a result, the ring highly activates and hence tri-substitution occurs. तो ये बात समझ में आ गई tri-substitution कैसे हुआ और उसमें क्या वैलिड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। On the other hand, in non-polar solvent, the ionization of phenol is greatly suppressed. As a result, oxygen of the OH donates electrons to the benzene ring to a small extent. Thus, the ring is activated slightly and hence only mono substitution occurs. पक्का समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम सल्फोनेशन पाते हैं। और सल्फोनेशन किसके प्रेजेंस में होता है? जब आप H2SO4 डालते हो कुछ टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे देखो बेटा, टेम्परेचर का थोड़ा सा खेल है। किसका खेल है? टेम्परेचर का। अगर आप लो टेम्परेचर पे बात करेंगे यानी कि 288 से 293 केल्विन पे, तो SO3H नाम की जो चीज है सल्फोनिक एसिड, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। और अगर आप हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं तो वो पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। देखो ये हम सबको पता है कि पैरा पोजीशन पे जब कोई चीज आकर बैठती है, जैसे यहाँ पर बैठी है, तो ये मेजर ही होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है और सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH लगा है, फिर उसके जस्ट नीचे SO3H लगा है, तो थोड़ी बहुत सिमेट्रिसिटी भी बढ़िया रहती है। तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है ये रिएक्शन। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड वर्सेस काइनेटिकली कंट्रोल्ड, सल्फोनेशन में ही खेल खेल सकते हैं। लो टेम्परेचर पे ये आपको याद रखने वाली बात है। कुछ चीजें होती है ना जो हम केमिस्ट्री में हर चीज उसको समझ नहीं सकते हैं, ये कुछ ऑब्जर्व्ड चीजें हैं, उसको आपको याद रखना है, रटना है। और ये आ भी सकती है, बोर्ड्स हो, जेई हो, नीट हो, कहीं पे भी आ सकती है, पूछी जा सकती है कि जब हम फिनॉल का सल्फोनेशन कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, तो मेजर प्रोडक्ट इज आपको ऑर्थो, पैरा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऐसे करके दे सकता है। तो यू नीड टू नो दैट इट इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला होगा। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगी और मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हर किसी में नहीं होता, सल्फोनेशन में होता है, क्योंकि सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो पहले वो ऑर्थो बनाती है, फिर धीरे धीरे अपने आप को जब आप हीट ज्यादा करते रहोगे वो रीअरेंज करके पैरा पे आती है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर वैसे तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। जब ये दोनों चीजें लेते हैं तो NO2 प्लस मिलता है। अब फिनॉल हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो NO2 प्लस फिर से तीनों जगह अटैक मार देगा, विच रिजल्ट्स इनटू दी पिक्रिक एसिड। लेकिन ये जो पिक्रिक एसिड मिलती है, इसकी जो यील्ड मिलती है वो पुअर होती है। तो आजकल पिक्रिक एसिड को बनाने का ये तरीका है कि पहले उसका सल्फोनेशन कर दो। सल्फोनेशन करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 बनाएंगे। जब सल्फोनेशन हो जाएगा फिर आप कंसंट्रेटेड HNO3 हीट डालोगे, तो देखो SO3H इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बेंजीन से तुरंत निकल जाता है और उसके बदले फिर तीन NO2 जुड़ जाएंगे। तो पिक्रिक एसिड पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी एसिड भी है, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि NO2 यहां पर लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें कि फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 डाल दें, देखिए बेटा ध्यान रखिए, कंडीशंस पर ध्यान रखिए। मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा आपको याद करना में मुश्किल होगा, लेकिन ये कंडीशंस हैं और कंडीशंस के हिसाब से आपको ये चीजें याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल का अगर आप कंसंट्रेटेड पे करते हैं तो फिनॉल मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर OH एक बहुत अच्छा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लगाएगा, यानी कि NO2 ऑर्थो पैरा तीनों पे एक साथ एक समय पे आएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 में, तो डाइल्यूट HNO3 में हमने कंडीशंस को सप्रेस कर दिया है। पहले कंसंट्रेटेड था, अब डाइल्यूट है। H2SO4 भी था पहले, लेकिन अब नहीं है। तो यहां से जो NO2 निकलता है
वो कमजोर होता है और वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के ही लायक होता है, यानी कि एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, और पैरा वाला, बट ऑब्वियस की बात है, आप सोचते होंगे मेजर है लेकिन यहाँ पे माइनर है, तो ये आ गया तुम लोगों का एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी नजर यहां पे पड़ गई होगी, ड्यू टू स्टेबलाइजेशन थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो वाला इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहां पर देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये रीजन जो लिखा है मैंने, यहाँ पे O माइनस और H प्लस के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है क्योंकि चिलेट इफेक्ट आ गया। चिलेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, रिंग बन जाना, तो ये पूरी एक रिंग बन गई है। तो इस चिलेशन की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑर्थो में स्टीरिक हिंड्रेंस लगता है, लेकिन इन दोनों के बीच में तो प्यार है। स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब होता है एक दूसरे को रिपेल मारना, एक दूसरे तो दुश्मनी रखना, अलग अलग रखना, अलग अलग हो जाना। लेकिन ये OH और NO2 आपस में प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एकदम रिंग बना रहे हैं, ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो रहा है। अब इस पर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, कौन ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल है। तो देखो बेटा, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हो सकती है किसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जो आपका ये दूसरा प्रोडक्ट बना था ना 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर हम 4 नाइट्रोफिनॉल को बनाएं और उसके बगल में एक और 4 नाइट्रोफिनॉल बनाएं, तो उन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंट्रा तभी हो सकती है बेंजीन में जब दोनों पोजीशन ऑर्थो में हो, मेटा हो या पैरा पे आएगी तो फिर इंट्रा नहीं हो सकती। इंट्रा के लिए पास पास होना चाहिए। फिर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे कैसे दिखाई है। तो जब चेन बन जाएगी तो उसको बॉयल ऑफ करना मुश्किल होगा, यानी कि ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बहुत जल्दी उड़ जाता है क्योंकि जब तुम इसको हीट करोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को रोकने के लिए कोई नहीं बैठा है। जबकि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें या पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, वो एकदम चेन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। घिसी पिटी बात है, एनहाइड्रस Cl3 लेते हैं, ये क्या करता है, Cl को उठाकर ले जाता है, कहता है चलो मेरे साथ, बच जाता है CH3 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो कि ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे आकर लग जाता है, पैरा वाला मेजर होता है। कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट, कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग एमाइंस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सब इतना पढ़ेंगे। OH ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये जो बेंजीन डायजोनियम है, मतलब बेंजीन पर जो ये N2 प्लस है, ये आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे ऊपर वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा CH3 प्लस था, यहाँ पे ये बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, और ये ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ जाएगा। अच्छा, ऑर्थो पे जुड़ेगा तो स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो प्रेफर क्या करता है, पैरा पे। पैरा पे प्रेफर करेगा, यहां से HCl निकल जाएगा और N2 और साथ में बेंजीन, देखो N2 और साथ में बेंजीन, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ गया फिनॉल के कंपैरेटिवली, और इसी को एजो ग्रुप कहते हैं। जो ये N डबल बॉन्ड N है, इसको एजो ग्रुप कहते हैं। और ये ऑरेंज डाई है, याद रखिएगा, OH है, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन हो रही है, फिनॉल में क्या होता है, O होता है, तो ऑरेंज डाई होती है। पीएच की वैल्यूज याद रखिएगा 9 to 10, यानी कि वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में हम लोग ने सोडियम फिनॉक्साइड लिया हुआ है। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे आया होगा बच्चों, कि जब आपने फिनॉल के अंदर आपने NaOH डाला होगा, फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है, ये आपको दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड, और रिएक्शन की शुरुआत सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हो रही है, ये CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा, हालांकि कोर्स में नहीं है, कि फिनॉक्साइड आयन आपको अभी बताया कि ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है फिनॉल से भी ज्यादा। तो जब रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां जाएगी, तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये कूदकर C पर अटैक मारेगा। CO2 इसलिए लिया है, कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक मारेगा। जब कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक मारेगा, तो भाई कार्बन की तो टेट्रावैलेंसी होती है, तो ये बॉन्ड टूटकर इसके ऊपर आ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे ये चीज बनेगी,
इसको देख लीजिए बच्चों गौर से, बड़े ध्यान से। ये देखो CO2 मैंने आपको बताया किस तरह से जुड़ रहा है ना। CO2 कैसे जुड़ रहा है, बेंजीन के पास एक H ऑलरेडी होता है और यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गई है, क्योंकि जब ये बेंजीन का डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे खाली स्पेस आ जाएगी। अब हर चीज स्टेबल होने को भागती है, यहाँ पे बेंजीन ने अपना दाव लगा दिया। बेंजीन जो कि हाईली स्टेबल है, हाईली एरोमेटिक है, वो अब नॉन एरोमेटिक हो चुका है। तो वापस एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है बच्चों, ये टूट कर वापस बेंजीन के अंदर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड कूद कर वापस यहाँ आ जाएगा और अब आपको सिनेरियो ये दिखेगा। इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पे COO माइनस लग जाता है। अब यहां पर OH है, यहां पर COO Na है, डाइल्यूट HCl डालेंगे, NaCl निकल जाएगा, उस Na की जगह यहां पर भी H आ जाएगा। तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, और काफी पूछा भी जाता है। सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। सैलिसिलिक एसिड के यूजेस कन्वर्जन्स के थ्रू पूछे जाते हैं बच्चों। ये रहा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। पूछा जाएगा फिनॉल से एस्पिरिन कन्वर्ट करो, फिनॉल से एस्पिरिन, तो फिनॉल से पहले बनाओगे तुम लोग फिनॉक्साइड आयन, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में CO2 डालोगे, टेम्परेचर और ये प्रेशर याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज के लिए टेम्परेचर प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जहां मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। 400 केल्विन, 4 से 7 एटमॉस्फेयर, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, डाइल्यूट HCl डालेंगे, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। अब अगर एस्पिरिन बनाना है तो उसकी रिएक्शन हमें इसके साथ करानी पड़ेगी, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड में आप देख रहे हो कि OH का H निकलेगा और एनहाइड्राइड का CH3COO निकलेगा। यहां पे कैटलिस्ट लेंगे CH3CONA और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये CH3COH को बाहर निकालने दे रहा है, O के साथ OCOCH3 और यहाँ पे COH तो ऑलरेडी था। तो इसका जो IUPAC नेम है बच्चों यहाँ पर लिखा है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या उर्फ एस्पिरिन। किसके काम आता है, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीवर होते हैं, और एंटीपायरेटिक विच ब्रिंग डाउन द हाई बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग द फीवर। उसी तरीके से ये इसका जैसे पहला यूज था, अब सेकंड यूज में आ रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं सेलॉल बनाने में। तो फिर से कन्वर्जन आ सकता है कि आप कन्वर्ट करिए फिनॉल टू सेलॉल। सेलॉल क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। इसके यूजेस याद करने जरूरी है। फिनाइल सैलिसिलेट इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 हीट। फिर से देखो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा क्या हो रहा है, OH यहां से निकल रहा है, H यहां से निकल रहा है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पड़ी है, एसिड एल्कोहल ईस्टर देता है। तो देखो ये एसिड है यहां पे और ये एल्कोहल है यहां पे, तो ये क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। और जब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो एल्कोहल में से H निकलता है और एसिड में से OH निकलता है। तो वही काम मैंने किया, एसिड में से OH निकाला, एल्कोहल यानी कि फिनॉल में से H निकाला और दोनों को जोड़ दिया, तो फिनाइल सैलिसिलेट यानी कि सेलॉल यानी कि इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक मिल गया। नेक्स्ट तीसरा यूज आ रहा है, सो दीज 3 यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन मिथेनॉल के साथ कराते हैं, H2SO4 रिफ्लक्स कंडीशन याद कर लेना, तो फिर से एक एसिड है एक एल्कोहल है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और OCH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, मिथाइल सैलिसिलेट आंसर। इट इज अ चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन टू एस्पिरिन कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, आप खुद से भी नोट कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आता है रीमा-टिमन रिएक्शन। रीमा-टिमन रिएक्शन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है, वो है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को बेस के साथ रिएक्ट कराया है। क्लोरोफॉर्म जब लेते हैं बच्चों तो एक बार ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर -I इफेक्ट लगे हैं तीन तरफ से।
तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से CH बॉन्ड हो जाएगा थोड़ा सा कमजोर और यहाँ से H+ निकल जाएगा। अब H+ को खींचने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो बेस कहता है बेटा मैं हूं ना, टेंशन ना लो। तो NaOH आता है और इस H+ को NaOH आता है और CHCl3 के H+ को लेकर निकल जाता है तो CCl3- बचता है। अब CCl3- काफी अनस्टेबल है, तो ये रिजल्ट देता है CCl2 + Cl- को। CCl2 नाम की जो चीज होती है ये डाइक्लोरोकार्बीन होती है, और कार्बीन फिलहाल ISC CBSE के कोर्स में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली यूज इसका रीमट इवेंट में किया गया है। तो ये जो CCl2 है ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और जिस पर बेस्ड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। खैर इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो, आइए चलती देखते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब आपने NaOH के साथ कराई तो ये फिनॉल एसिड है, ये बेस है, तो H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ऑर्थो पोजीशन पे जैसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में देखा था, यहाँ पर भी CHCl3 में से एक Cl निकल जाएगा बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और CHCl2 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अगर मैकेनिज्म की माने तो CCl2 जुड़ता है। अगर मैं मैकेनिज्म वाइज आपको समझाऊं तो एक बार इधर देख लो, होता क्या है कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड का ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये इधर जाता है, और CCl2 जो मैंने भी आपको ऊपर दिखाया था कि कार्बीन बनता है, इट इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये टूटकर इसको पकड़ लेता है, इस तरह से अटैक मारता है। तो O पे यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H ऑलरेडी होता है, ये C पर नेगेटिव चार्ज Cl2, ये कहानी बनती है। फिर से एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए, जैसे कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में इस H को तोड़कर यहाँ लाए थे, तो H का बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा, इसका बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा, तो O पे वापस से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एरोमेटिक नेचर वापस से रिटेन रहेगा। और यहां पर अब बन जाएगा CCl2 है, तो देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H+ निकल रहा होगा, H+ जा रहा होगा, C- कहेगा बेटा तू मेरे पास आ जा, तो यहां पर बन जाएगा CHCl2। तो यही चीज डायरेक्टली यहाँ पर मैंने लिखी है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी कोर्स में नहीं है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। अब CHCl2 में आपने 2 मोल्स NaOH डाल दिए। 2 मोल्स NaOH डालने का फायदा ये मिला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, दोनों तरफ से Cl निकल गए, उसके बदले दोनों तरफ OH आ गए। एक कार्बन पे 2 OH टिकते नहीं है, हल्की सी भी अगर आप हीट दे रहे हो, बट ऑब्वियस की बात है, देखो 300 केल्विन पे आप काम कर रहे हो, तो इसको जैसे हीट मिलेगी तो बच्चों क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल तुरंत निकलेगा, बहाना चाहिए इसको एक कार्बन पे जब 2 OH होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से निकलता है। तो जब H2O निकल गया तो देखो क्या बचा, CH और O, तो ये देखो बेंजीन पर ONA और ऑर्थो पोजीशन पे CHO। अब फिर से इसका डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दिया ताकि हम Na को हटाकर यहाँ पर H को ले आए, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड मिला, ऊपर हमें सैलिसिलिक एसिड मिला था। तो क्या सर हम रीवन टीवन से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर इस क्लोरोफॉर्म की जगह आप CCl4 ले लो। ये रिएक्शन भी मैंने यहाँ लिखी है। If instead of CHCl3 CCl4 is used, then salicylic acid is the major product। तो CCl4 में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे CCl3 आएगा, तो जैसे वहां पे CHCl3 पे अटैक मार रहा था तो Cl- निकल रहा था, तो CHCl2 बच रहा था और वो ऑर्थो पे लग रहा था। यहाँ पे CCl4 पे अटैक मारेगा, Cl- निकलेगा, CCl3 ऑर्थो पोजीशन पे अटैक मारेगा। अब 3-3 क्लोरीन के लिए 3-3 NaOH चाहिए होंगे, और फिर अब जब कार्बन पे 2 OH नहीं टिकते तो 3 OH कहां से टिकेंगे, तो फिर से यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो C पर OH और O बच रहा है, तो यानी कि COOH बच रहा है। फिर से हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दी, तो Na हटकर दोनों तरफ HH आ गया, दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। रीमट इवेंट्स पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर इसकी पैरा पोजीशन को ब्लॉक्ड कर दिया जाए और रीमट इवन लगा दे। अच्छा एक चीज और, आप सोच रहे होगे कि यार वैसे तो हम लोग जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, यहाँ ऑर्थो पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये देखिए, ये CHO का O और फिनॉल का H, ये दूसरे दूसरे के साथ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल बनेगा बच्चों।
तो अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है और हम रीमर टीमर लगा रहे हैं तो CHCl2, बट ऑब्वियस की बात है यहाँ पर आएगा और हाइड्रोलिसिस कर कर CHO बनाएगा। लेकिन जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि माइनर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा कि ये रेजोनेंस कर रहा है, ये ऑर्थो पे नहीं अपने आप को दे रहा, मतलब वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो सोच रहा है मुझे स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिले। तो हम ऑर्थो वाला ना तोड़ें, अगर हम ऑर्थो वाला ना तोड़ें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे ऐसे CH3 लगा है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये बॉन्ड कूद कर इसके पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई, ये डबल बॉन्ड, ये CH3। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, तो जो CHCl2 मिल रहा था NaOH को धक्का मारने के बाद वो यहाँ पर इस तरह से लटक जाएगा। तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई, इसको देख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट है कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। एक सिंपल सी रिएक्शन है कि हमने एनहाइड्राइड वैसे क्यों यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो हमने 2 मोल्स फिनॉल के लिए और उसकी रिएक्शन हमने एनहाइड्राइड के साथ करा दी। ठीक है, तो यहां से H2O निकल जाएगा, ये देखिए ये H2O निकल जाएगा और ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट फिनॉल्फेथिलीन। फिनॉल्फेथिलीन फिनॉल्फेथिलीन तो कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड विल ऑलवेज गिव यू फिनॉल्फेथिलीन। ठीक ठाक रिएक्शन है। ये रटने वाला है कि यार फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो पैराबेंजोक्विनोन बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। उसी तरीके से जब इसका रिडक्शन करते हैं तो तीनों अंदर के जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉल मिलता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है कि मान लो अभी आपको फिनॉल में से OH हटाना है तो जिंक डस्ट और हीट कर देंगे तो बेंजीन के ऊपर जो OH है वो गायब हो जाएगा। रिएक्शन विद FeCl3 ये फिनॉल के टेस्ट के लिए काम आता है कि वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनाता है। FeCl3 जब फिनॉल के साथ मिलता है तो FeOC6H5 टू द पावर 3- बनाता है, याद कर लेना, इस पर कोई दम वाली बात नहीं है। यहाँ से 3 क्लोरीन और यहाँ से 3 H निकल जाएंगे, यानी कि 3HCl निकल जाएगा। अब FeCl3 की जगह कोई ना कोई तो एनायन चाहेगा ना अपने पास, तो वो क्या है OC6H5, वो आकर जुड़ जाएगा। सो कमिंग ऑन टू द लास्ट रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल। तो ये एल्कोहल देख रहे हो सामने जो मैंने यहाँ बनाया है, CH3CHOH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल नहीं कहना चाहिए वैसे, CH3CHOH ही कह देंगे, CH3CHOH। अगर ये एल्कोहल प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी। जैसे ये देखो बेटा, इथेनॉल का केस है, CH3CHOH दिख रही है, CH3CHOH। इस H को अगर आप इंक्लूड ना भी करें तो चलेगा। CH3CHOH है, इसकी हमने आयोडोफॉर्म रिएक्शन का जो कंडीशन होता है वो होता है I2 + NaOH। तो वो हमेशा CHI3 बनाएगा जिसको हम आयोडोफॉर्म कहते हैं। बीकर में आपको येलो PPT दिखाई देगा। साथ में HCOONA, 5NaI और 5H2O, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं, इसको याद कर लेना। बैलेंस रिएक्शन याद करनी काफ़ी ज़रूरी है। अब आप सोचो कि CH3OH में हम NaOI डाल दें तो कभी कभार आयोडोफॉर्म I2 और NaOH के फॉर्म में ना आकर NaOI के टर्म्स में आती है, तो बेटा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म नहीं दिख रही। सिमिलरली ये भी, ये फॉर्म नहीं दिख रही। यहाँ पर देखो, ये रहा CH3CHOH, तो ये रिएक्शन दिखलाएगा जिसका एक तरफ तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा और फिर कितने कार्बन एटम बच रहे हैं, कितने कार्बन एटम बच रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम का CH3CH2CONA बन जाएगा। I hope you like this reaction, and with this we have ended the chemical properties of phenol. In short, to the boards and stick to the basics. Till then, stay tuned to केमिस्ट्री का सागर व सागर बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग ईथर पे डील कर रहे होंगे। इस वीडियो के साथ आपका एल्कोहल फिनॉल पूरा खत्म होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, अकॉर्डिंग टू NCERT।